ओके स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, टेस्ट आप लोग और सब लोग टेस्ट करने देते, बहुत कम बच्चों ने टेस्ट दिया है ना। तो टोटल लगभग लगा लो 35-40 बच्चे इस बैच में, 35-40 उस बैच में, मतलब 80 बच्चे हैं अराउंड अभी। और टेस्ट कितने लोग, 25 लोगों ने दिया बस, सब मिला के, है ना, क्योंकि सबके लिए कॉमन टेस्ट था, बेसिक प्रोबेबिलिटी सब में है ना, सबके सिलेबस में है। तो सो टेस्ट का डिस्कशन कल करते हैं ना। हालांकि डिस्कशन हो गया, मैं वीडियो भेज दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। पिछले बैच में अभी जो एक बैच अभी लिया मैंने 7 to 9, क्योंकि वो लाइट नहीं थी अभी, तो उसमें मैंने टेस्ट 1 जो हुआ आपका उसी का डिस्कशन लिया है। तो उसका पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा ग्रुप में आपको, क्वेश्चन का पीडीएफ तो भी भेज देता हूँ मैं। और और जिन लोगों ने टेस्ट दिया होगा तो उनके मेल पे खुद ही वो रिस्पॉन्स शीट आपका, फिर आंसर की, और आपके जो सॉल्यूशंस है, आपके कितने मार्क्स आए टेस्ट में, वो सब खुद ही आ गया होगा आपके मेल पे, है ना, एज अ रिस्पॉन्स। सो बाकी पेपर मैं भेज देता हूँ अभी, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिए उनके लिए। ठीक है, और सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा अभी, क्योंकि डिस्कस मैंने ऑलरेडी एक बैच में भी किया ही है। सो आप उसमें जो नोट्स है उसको देखो, या अभी वीडियो भेज दूंगा मैं, उसको देखो। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है कुछ तो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल आप ऑल्टरनेट चेंज कर रहे हैं, मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैथमेटिक्स पोर्शन डिस्कस करेंगे। और सर टेस्ट संडे रखा करो। हाँ संडे ही रहेगा वो, कल एक्चुअली बता नहीं पाया मैं आपको, टेस्ट संडे संडे ही होगा। मंडे टू सैटरडे क्लास होंगी, संडे संडे टेस्ट होगा। तो टेस्ट एक्चुअली दूसरे बैच में संडे को ही हुआ था, लेकिन वो आप लोगों को मैं बता नहीं पाया, इसलिए फिर मैं सुबह रख दिया आज। क्योंकि टेस्ट जो होगा मंडे टू सैटरडे क्लास होंगे, संडे संडे टेस्ट होगा। सो जो टॉपिक हो गया संडे ही होगा, मे भी इवनिंग का ही रखेंगे, जो क्लास टाइम रहेगा मुझे लगता है उसी टाइम पे या तो रखेंगे टेस्ट भी। सो एक रेगुलर वो बना रहेगा। ठीक है ना। तो अभी हम लोग सीक्वेंस सीरीज कर रहे थे, सीक्वेंस कर रहे थे, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। बाकी डाउट्स अगर कुछ रह जाए सो कल डाउट्स हम टेस्ट में जो 10 क्वेश्चन थे, मैंने क्वेश्चन भेज दिए ग्रुप में, आप देखो कुछ सॉल्व। देखो एक बार तो आप टेस्ट के दौरान करते हो, वहाँ टाइम लिमिट होती है और प्रेशर होता है, तो हम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते। टेस्ट के बाद एक बार फिर से आप सॉल्व करो उसी क्वेश्चंस को खुद से एक बार फिर से, फिर भी ना हो कोई क्वेश्चन तो फिर हमने क्लास में आप मुझसे पूछो, डिस्कशन में हम करेंगे। ठीक है, सो ये है। तो कल डिस्कस कर सकते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन डाउट रह गया तो कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार यहाँ देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सो ये हमने जो कि एक मई को ये बैच स्टार्ट हुआ था, तो 1 मई के बाद आज है ना मंडे है, तो मतलब तीसरा मंडे है एक्चुअली। तो एक लेक्चर 0 हुआ था, उसके बाद मतलब 12 क्लासेस हमारी हुई हैं, आज 13th क्लास है। तो 13th क्लास का मतलब ये हो गया कि एक तो लेक्चर 0 था, तो 11 क्लास हो चुके हैं, ऑफिशियली 12वीं क्लास है ना, लेक्चर 12 है। तो उसमें सो हम लोग ये वाला पोर्शन मैथमेटिक्स पोर्शन में ये डिस्कस कर रहे थे सीक्वेंसेस, है ना। सो इसमें हमने डिस्कस किया कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या होता है, कन्वर्जेंस की क्या मीनिंग है, लिमिट्स की क्या मीनिंग है। कॉची सीक्वेंस ये आज डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि ये अभी रह गया है, और देयर कन्वर्जेंस, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। आज की टॉपिक ये होगी। मोनोटोन सीक्वेंस हमने डिस्कस किया है कि मोनोटोन सीक्वेंस होता क्या है, और देयर लिमिट्स। तो मोनोटोन सीक्वेंस में देखा था कि कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस है बाउंडेड है तो दे विल बी कन्वर्जेंट, है ना, या मोनोटोनिक है कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, इसका मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम नाम था, तो ये हमने देखा था। सो लिमिट्स ऑफ स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस, फिर वो डिफरेंट सीक्वेंस है उसमें लिमिट लगानी। लिमिट में क्या है, जस्ट कैलकुलस का एक कॉन्सेप्ट समझ लो आप, कि n टेंस टू इन्फिनिटी लगानी है उसमें आपको, है ना, सो उससे हो जाएगा। और उसके बाद इन्फिनिट सीरीज एंड कन्वर्जेंस, ये बाद में बात करेंगे अभी। सो यहाँ से सीरीज स्टार्ट हो गया, इन्फिनिट कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो इन्फिनाइट सीरीज है, उसका डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस बात करनी है। सो
चलो सीरीज का तो बाद में बात, पहले टेस्ट कंप्लीट कर लेते, बाकी सीरीज तो बाद में आएगा। बाकी सारे सीरीज हैं। सो सीक्वेंस अभी आज मुझे लगता है खत्म हो जाएगा। तो है ना, ये टॉपिक है सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। तो सीक्वेंस टॉपिक आज ओवर हो जाएगा, फिर सीरीज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो सीक्वेंसेस तो यहाँ से सीरीज स्टार्ट है ना, तो सीक्वेंस यहाँ तक है। तो ये जो सीक्वेंस, ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक सीक्वेंस है ना। सो इसमें हमारे पास सिर्फ यही रह गया कि व्हाट इज द कॉची सीक्वेंसेस एंड उसके कन्वर्जेंस की क्या मीनिंग है। तो आज ये डिस्कस कर लेते हैं। जी बोलिए। अच्छा ठीक है। का भेज दिया डाउट? किसका डाउट था? हाँ तथागत। ओके तो ये क्या बोल रहा है कि a sequence of real number an has a peak at n if an is more than equal to ak for all k more than equal to n। ठीक है। so a sequence of real number an has a peak ना at n if an is more than equal to ak, मतलब for all k more than n। so मतलब जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल है, समझ लो इसको, है ना। so ये क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे a1 a2 अप टू, मान लो इस तरह से, हाँ ak है ak प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू an प्लस 1 डॉट डॉट डॉट। ओके, ऐसे ये किसी एंट्रेंस का ही क्वेश्चन लग रहा है ना। सो ठीक है, क्वेश्चन सब लोग देख सकते हैं, ग्रुप में होगा। So a sequence of real number an has a peak at n if an more than equal to ak for all k more than equal to n, हाँ k more than equal to n। ओके सो मतलब क्या हो गया कि an की वैल्यू ak से ज़्यादा होगी अगर n मोर देन k है ना, सॉरी k मोर देन n है ना। सो मतलब वैल्यू क्या हो रही है, इंडेक्स। क्या समझ आ रहा है बताओ, इस क्वेश्चन से क्या समझ आया? तुमने ट्राई किया ये क्वेश्चन? इसका माइक अनम्यूट है आई थिंक। हाँ बिल्कुल, कुछ कहना चाह रहे आप? मैं ट्राई किया, मैं ऐसा होता है मुझे डिक्रीजिंग फंक्शन बनता हुआ जा रहा है सीधा। कुछ पहले एग्जांपल बताओ, एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। हाँ जैसे e की पावर -x का ग्राफ बनता है। हाँ ठीक है, जैसे इस तरह हुआ कि लाइक ये बोलना चाह रहा है कि an is more than equal to ak for all k more than equal to n, है ना। सो ये सीक्वेंस एक्चुअली एक फंक्शन ही रहता है, fn is more than equal to
मान लो एफ के फॉर ऑल के मोर देन इक्वल टू एन, इस तरीके से। सो ये डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है। तो आप क्या कह रहे हैं बताइए। ओनली 3 है क्या? सो ये कहना चाह रहे हैं कि नो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कैन हैव ओनली फाइनाइट। देखो कोई भी स्टेटमेंट में पहले एक एग्जांपल बनाओ जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सके। इनिशियली तुम एंट्रेंस में, क्योंकि यू डोंट हैव प्रूफ्स करने का टाइम भी नहीं है, तो एंट्रेंस में क्या करो, सबसे पहले एग्जांपल्स बना के आप उसको उसके अगेंस्ट एग्जांपल्स ट्राई करो, ठीक है। तो इस तरीके से so no sequence of real number can have only finitely many peaks, मतलब किसी भी सीक्वेंस में फाइनाइटली मेनी पीक नहीं हो सकता। सो कोई एग्जांपल ट्राई करो जिसमें फाइनाइटली मेनी पीक आ जाए। जैसे sin n पाई करते हैं, sin n पाई। हाँ ठीक है, sin n पाई, ओके। कंडीशन लगा सकते हैं कि n की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, या फिर n पाई बाई 2 कर सकते हैं। n पाई बाई 2, n पाई बाई 2। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको? सारे अरे पहले आपको ये समझ आया है कि नहीं? क्वेश्चन ये समझ आया क्या कहना चाह रहा है? अगर मान लो, चलो एक ऐसा एग्जांपल बनाओ आप, जैसे मान लो मैं अगर एग्जांपल, उसने कहा है कि n मोर देन इक्वल टू a के फॉर ऑल k मोर देन n, n कुछ फिक्स कर लो आप चाहो तो। मान लो मैं अगर n 1 लेता हूं, कोई ऐसा एग्जांपल बताओ उसमें पीक 1 हो, कोई एग्जांपल बता सकते हो? हाँ नहीं तथागत, तुमने ट्राई किया है क्वेश्चन, ये ऐसे ही पूछ लिया है। पीक 1 है, मतलब कोई एग्जांपल बताओ मुझे जिसमें पीक 1 हो, पीक एट 1। कोई एग्जांपल तो बनाओ इसमें पीक 1 हो, मतलब ऐसे। तुमने पहले जैम के सारे क्वेश्चंस किए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने लगे तुम पहले ही? क्या जैम और गेट के सारे क्वेश्चन कर लिए तुमने सीक्वेंस के? ये किस एग्जाम का क्वेश्चन है? मुझे लग रहा है ISI के एग्जाम का क्वेश्चन है। किस एग्जाम का क्वेश्चन है ये? किसका डाउट है ये? तथागत का डाउट था ना? अच्छा ISI का है। हाँ तो वही कह रहा हूँ, जैम और गेट के सारे क्वेश्चन तुमने कर लिए तो सीधा ISI पे पहुंच गए तुम, हैं? एक तो इंटरनेट भी ठीक से काम नहीं कर रहा आज, पता नहीं क्यों। हाँ जी, सो बताओ, मतलब कोई ऐसा सीक्वेंस बताओ जिसमें पीक इसका 1 हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। -1 की पावर n।
-1 की पावर n। अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा है, इसका बिहेवियर कैसा है? तो ये क्या कहना चाह रहा है कि an इज मोर देन इक्वल टू ak फॉर ऑल k मोर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा पास क्या है, जो भी an है वो मोर देन इक्वल टू पीक है ना। सो तुम्हारा a1 जो है क्या है, मोर देन इक्वल टू ak है फॉर ऑल k मोर देन इक्वल टू 1। ऐसा हो रहा है? कहाँ हो रहा है ऐसा भाई? a1 तुम्हारा क्या है यहाँ पे? तो वन ही है। कैसे? डेफिनेशन क्या कह रहा है? अच्छा एक मिनट तुम देखो वहां पे डेफिनेशन सही लिखा मैंने, कैसे लिखा है उसने? an मोर देन इक्वल टू ak, सही ना, k मोर देन इक्वल टू n। तो इसका पीक 1 कैसे हुआ, क्वेश्चन ये है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? सर अगर हम कांस्टेंट सीक्वेंस ले लें, हाँ कांस्टेंट सीक्वेंस तो हो ही जाएगा। सो जैसे कांस्टेंट सीक्वेंस आपने ले लिया, ठीक है। सो कांस्टेंट सीक्वेंस, हाँ सर, यस यस, कांस्टेंट लेंगे तो पीक तो n पे क्या रहा है ना, a n सफिक्स, तो अगर कांस्टेंट लेंगे तो सारे पीक बढ़ जाएंगे फिर। हाँ फिर तो सारे पीक हो गए, क्योंकि इसने कहा है कि हर टर्म मोर देन इक्वल टू 1, मान लो 1 1 2 3 इनफिनिटली मेनी पीक्स हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक है ना एग्जांपल, वो भी मतलब एग्जांपल है कि नहीं है, क्वेश्चन ये है, ये भी तो रियल सी कांस्टेंट। फर्स्ट वाले का सही है, गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट। यस सर। हाँ तो मैं वही पहले को डिफरेंट एग्जांपल्स, पहले कुछ एग्जांपल्स ट्राई करो, क्योंकि जैसे अब ये क्वेश्चन 1/n अच्छा अगर 1/n लोगे तो 1/n क्या है, 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है कि a1 इज मोर देन इक्वल टू ak फॉर ऑल k मोर देन इक्वल टू 1, यही ना? यस, सो दिस इज फाइन। तो इसमें कितने पीक्स हैं? a2 is more than equal to ak for all k more than equal to 2, यही है ना? सारे पीक हैं इसमें भी। यस यस, है ना, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि उस पॉइंट के बाद है ना k मोर देन इक्वल टू 2 ले ले, डिक्रीजिंग होने चाहिए ना। सो इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ पीक है। इसने देखो इसने क्या बोला है कि नो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कैन हैव इनफिनाइटली मेनी पीक्स। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया, यस और नो? यस सर। जिसका डाउट है उसको आइडिया लगा रहे भाई। तथागत तुम्हें समझ आ रहा कुछ कि नहीं? यस सर। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें, तुम फर्स्ट फ्लोर पे चढ़े नहीं, तुम 10वें फ्लोर पे पहुंच गए सीधा। क्या तुमने जैम गेट के सारे सीक्वेंस से क्वेश्चन कर दिए तुमने? नहीं तो ये तो फ्रेंड ने भेजा था। क्या जरूरत है रिस्पॉन्ड करने की? तुम्हें इसमें क्या है, जब तुम्हें जैम गेट के सारे क्वेश्चन अभी हमने कराए ही नहीं, करे ही नहीं, तो ये सब जाने की क्या जरूरत है? पहले तुम एक बार बेसिक्स तो क्लियर करो पहले। हालांकि ये क्वेश्चन कर लेते, लेकिन क्या ही जरूरत है ये करने, क्योंकि इसमें क्या टाइम किल होगा, डाउट क्लास होगा आगे। लेकिन ये सब क्वेश्चंस क्या है, आईएसआई के लेवल जैम और गेट से बहुत ऊपर है ना। आईएसआई डिफिकल्ट एग्जाम है देन जैम एंड गेट। हालांकि लास्ट में मैंने ये भी कहा है कि हम जब क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे बाद में, जब कोर्स खत्म हो जाएगा, तो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैम के, गेट के और आईएसआई के भी डिस्कस करेंगे इस बार। अब से पहले सिर्फ हम जैम गेट कराते थे। पिछले साल तुम वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे है, जहाँ जैम और गेट का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस बार आईएसआई का भी कराएंगे, तो टेंशन है नहीं, क्योंकि उससे मैं भी सीखूंगा, आप लोग भी सीखोगे। लेकिन इनिशियली तुम सीधा आईएसआई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम्हारा बहुत टाइम किल होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम्हें डेफिनेशन भी क्लियर नहीं है अभी पीक का। तुम ये कह रहे हो कि -1 की पावर इनमें पीक है ना, इसमें है ही नहीं पीक। सो तुम्हें पहले डेफिनेशन समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हाँ, तुम्हें पहले समझना पड़ेगा डेफिनेशन को। तो जैसे ये एक सीक्वेंस आया जिसमें हर पॉइंट पे पीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि a1 इज मोर देन इक्वल टू ak फॉर ऑल k मोर देन इक्वल टू 1। तो 1 से आगे अगर आप देखो तो सारी टर्म्स है ना उससे छोटी ही है, ठीक है ना। ये इसको ऐसा तुम लिख सकते थे ना कि ak इज लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल k मोर देन इक्वल टू n। ये चीज है कि ak इज मोर देन इक्वल टू n फॉर ऑल k मोर देन इक्वल टू n। सो n के आगे जो भी टर्म्स होंगी उससे छोटी होंगी, यही ना, छोटी या बराबर होंगी। एक टर्म लो जिसके आगे के सारे टर्म उससे छोटे होंगे, यही कहना चाह रहा ना पीक का मतलब, कि वहां तक वैल्यू कुछ भी हो, उसके आगे के सारे टर्म्स उससे कम हो जाए। ये क्या मतलब है इसका? an मोर देन इक्वल टू ak, इसको ठीक से लिखो। सो ak लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल k मोर देन इक्वल टू n हो गया यहाँ पे। सो मतलब ak की वैल्यू कम ही होगी an से जब
k की वैल्यू n से ज्यादा होगी तो n के बाद के जो टर्म्स हैं वो n से कम होंगे, यही है ना, कम होंगे या बराबर होंगे, ठीक है। सो स्टेटमेंट 2 आपका कह रहा था कि नो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कैन हैव इन्फिनिटली मेनी पीक्स, ये बोला है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे लोग। फॉल्स है। ये एग्जांपल तो है ना तुम्हारे पास, यहाँ 1 भी पीक है क्योंकि 1 के बाद सारी टर्म्स से छोटी है, 2 भी पीक है, 3 भी पीक है, तो सेकंड फॉल्स हो गई। अब हम कुछ ऐसा सीक्वेंस बनाओ तुम जहां पे फाइनाइटली पीक आ जाए, कोई ऐसा सीक्वेंस बना सकते हो आप? इंक्रीजिंग फंक्शन ले लेते हैं, चलिए इंक्रीजिंग ले लेते हैं। सो जैसे मान लीजिए मैं, हाँ 1 2 3 4 इससे ठीक, 0 पीक, यस, जैसे अब यहाँ पे आप चेक करेंगे। सो ये डेफिनेशन था इसका कि ak इज लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल k मोर देन इक्वल टू n, यही है ना। सो टर्म्स n से, तो इसमें कोई पीक है यहाँ पे? इसमें एक भी पीक नहीं है ना, क्योंकि छोटी होनी चाहिए, तो जीरो पीक्स हैं मतलब, तो जीरो फाइनाइट नंबर है। सो नो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कैन हैव ओनली फाइनाइटली मेनी पीक्स। लेकिन मुझे तो एक वैसा बनाना है जहां फाइनाइटली मेनी पीक आ जाए, तो वैसा कोई सीक्वेंस बना सकते हो कि नहीं? बना लो, क्या दिक्कत है। अगर मैं ऐसा ले लूं, देखो मैं अगर सीक्वेंस n बनाता हूं 2 when n is equal to 1 and 1 by n when more than 1, क्या दिक्कत है? या अच्छा, ये बनाने से अच्छा है कि तुम ये ले लो -1 by n ले लिया मैंने। सो चेक करो कुछ होगा। सो ये कैसा सीक्वेंस है? 2 हो गया, -1/2 प्लस -1/3 ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है। और -1/2 इन दोनों में क्या रिलेशन है? इस सीक्वेंस में कितने पीक है? यहां से यहां तक ये एक्चुअली आपका इंक्रीजिंग हो गया ना, -1/2 से ज्यादा -1/3 है, इंक्रीजिंग है यहाँ पे ना। सो मैंने ऐसा सीक्वेंस बनाया, पहला टर्म 2 है, बाकी -1/n है, ऐसा बना सकते हैं हम लोग। सो कुछ कंडीशन तो नहीं था ना, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, हाँ कहीं कहा नहीं, पॉजिटिव नंबर ही लेना है, ठीक है ना। रियल नंबर an सच दैट इट हैज पीक एट दिस, हाँ कोई वो नहीं है। सो इसमें कितने पीक्स हैं यहाँ पे? एक ही है, यस, जस्ट एक है आपका, बिकॉज हमने 1 पे लार्जेस्ट ले लिया, बाकी वैल्यू फिर इंक्रीज कर रही है और 0 तक चली जाएगी एंड में, सो 0 पे कन्वर्ट्स करेगी। सो n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पीक है, क्योंकि तुम चेक कर लो सेटिस्फाई n इज इक्वल टू 1। सो ak इज लेस देन इक्वल टू a1 फॉर ऑल k मोर देन इक्वल टू 1। a1 तुम्हारा 2 है, तो सारी वैल्यू 2 से कम है, और कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी। अब n को 2 लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि ak इज लेस देन इक्वल टू a2, वो ज्यादा ही है आगे। सो मैंने ऐसा सीक्वेंस बना लिया है, ठीक है ना, दिस इज वन सीक्वेंस। सो मैंने एक सीक्वेंस ऐसा बना दिया जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पीक, देयर इज ओनली 1 पीक हियर, फाइन। सो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, आई थिंक पहले ही बताया था इसने, है ना। ओके, व्हाट अबाउट थर्ड ऑप्शन? थर्ड स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। सो एनी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैविंग फाइनाइटली मेनी पीक्स, कोई भी सीक्वेंस जिसमें फाइनाइटली मेनी पीक्स है मस्ट हैव द प्रॉपर्टी दैट n मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन सम k, बट यहां तो नहीं हो रहा है। इसी एग्जांपल में चेक करो थर्ड ऑप्शन क्या ट्रू या फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट में यही एग्जांपल फिट करके देखो कि कोई भी सीक्वेंस जिसमें फाइनाइटली मेनी पीक्स हैं, तो यहाँ कितने पीक्स, इसमें जस्ट 1 पीक इज देयर। सो क्या इसमें सारे टर्म पॉजिटिव हैं या कुछ टर्म के बाद पॉजिटिव टर्म है? नहीं है ना, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। देखो एक एग्जांपल काफी है गलत कहने के लिए, तो हमने कुछ एग्जांपल्स बनाए
यहाँ पे एक एग्जांपल 1/n वाला है जिसमें ये है, जिसमें हर टर्म पीक है एक्चुअली, उसके आगे के टर्म उससे छोटे ही हैं। पीक का मतलब ये हो गया कि उस टर्म के आगे के टर्म उससे छोटा हो, है ना, लेस देन इक्वल टू। या कांस्टेंट सीक्वेंस में भी हर टर्म पीक ही हो गया, हालांकि क्योंकि इक्वलिटी लगा रखा है उसने, है ना, इक्वलिटी लगा रखे हैं। सो इसमें इनफाइनाइटली मेनी पीक है, तो इसे ऑप्शन 2 रॉन्ग हो गया। इस एग्जांपल से हमारे पास, इस एग्जांपल से हमारे सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एक बार चेक कर लो आप लोग, बाकी लोग भी। कह रहा है कुछ टर्म बाद सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव लिया मैंने, क्योंकि सीक्वेंस कोई जरूरी रूल फॉलो, सीक्वेंस वी कैन टेक टर्म्स इन एनी ऑर्डर एनी फॉर्म, कोई जरूरी नहीं रूल डिफाइन करना ही आपको, वी कैन डिफाइन दिस वे आल्सो, है ना। जैसे समटाइम्स हमने देखा था ना कि an है 1 है जब n ऑड है या -1, और 1 है जब n इवन है, इस तरह से भी, हालांकि ये -1 की पावर n ही हो गया इस तरीके से, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग डिफरेंट उसके लिए। आप चाहो तो इसका जगह 1 2 ले लो, 3 4 ले लो, चलेगा, कुछ भी ले सकते हो, है ना। सो दिस एग्जांपल इज काउंटर एग्जांपल फॉर द स्टेटमेंट 2 and 3। तो हमारे हिसाब से क्या आंसर आया, फाइनल आंसर बताओ, आगे बढ़ते हैं अब। So what is the conclusion for this question? हाँ, all statement are wrong, क्योंकि statement true होगा तो उसका कोई काउंटर एग्जांपल नहीं होगा। So all 3 statement are wrong, तो ऑप्शन A is correct मेरे हिसाब से अभी, ठीक है। अब आंसर की है तुम्हारे पास तथागत? अच्छा, अभी आंसर की नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी पेशेंस रखो, अभी जल्दीबाजी नहीं करना कि सारे हो जाएंगे, तुम्हें 10 बार चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए, है ना। हमारे पास 1 साल का टाइम इसीलिए है कि आपको बार बार रिपीटेडली पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे, तब आप उस लेवल, ISI के लेवल एक अलग लेवल है ना। ISI थोड़े डिफिकल्ट एग्जाम, IIT एग्जाम, बच्चे IIT बॉम्बे छोड़ के ISI में जाते हैं, तो देखोगे क्या होता है, क्योंकि एग्जाम का एग्जाम फरवरी में हो जाते हैं, और अभी कल एग्जाम, शायद कल ही तो एग्जाम हुआ ISI का, कल हुआ परसों हुआ है, कल ही था शायद, कल ही था एग्जाम ISI का। तो जून में, मई में एग्जाम होता है। अभी क्या होगा, बच्चे बॉम्बे में एडमिशन ले लेंगे नेक्स्ट मंथ, फिर उसके 1 महीने बाद उसका एडमिशन शुरू होता है ISI का, तो बच्चे बॉम्बे छोड़ के फिर ISI में चले जाते हैं, बॉम्बे या कानपुर छोड़ के ISI में चले जाते हैं, क्योंकि वही बच्चे हैं ना जो जैम भी निकाले हैं, उन्हीं में से कुछ बच्चे होंगे जिनका ISI निकलेगा, जैम वालों का ही, कोई नया बच्चा थोड़ी आता है ISI में। जो भी ISI, मेरे साथ के भी कई लोग थे, या मेरे जूनियर्स भी थे बॉम्बे में, जो पहले बॉम्बे में थे, जब ISI में सिलेक्शन हो गया तो वो छोड़ के ISI चले गए, तो वो अच्छे बच्चे हैं ना वो, तो वो ISI का एग्जाम भी क्वालिफाई करते हो, जैम भी क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी कर रखी है। तो आप पूरे साल आपको क्या रिपीटेडली रिवाइज करना है, प्रॉब्लम खूब सॉल्व करना है, पहले जैम और गेट के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, फिर ISI उससे थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है, फिर उसके बाद ISI का भी ट्राई करेंगे, मुझे तो सीखने को मिलेगा ना वो चीज़ें। तो इस बार हमने सोचा है क्रैश कोर्स में तीनों का एग्जाम का पेपर कराएंगे, ये चीज़ है। प्रीवियस ईयर पेपर स्टैंडर्ड पेपर है, क्योंकि कोई बुक पर्टिकुलर लिखी नहीं जाती है इन एग्जाम्स के लिए, क्योंकि पार्टिसिपेंट बहुत कम है, तो इसलिए लोग इतना बुक्स लिखते नहीं पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए। तो बुक्स जनरल है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर एक स्टैंडर्ड लेवल है एग्जाम का। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, हमने लास्ट कुछ क्लासों में, आई थिंक सीक्वेंस की हमने कितनी 5 या 6 क्लास हो गई हैं। अभी आज स्टार्ट करते हैं कॉची सीक्वेंस से, ठीक है। हमने अभी तक पढ़ा है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या था, जिसके अपर बाउंड लोअर बाउंड आपको पता हो दोनों, है ना। हमने पढ़ा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है सिंपली, और उसके बाद हम लोग मोनोटोन सीक्वेंस पढ़ रहे थे कि जिसके टर्म्स कैसे होंगे, या तो वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो A1 लेस देन इक्वल टू A2 लेस देन इक्वल टू A3 एंड सो ऑन, या A1 मोर देन इक्वल टू A2 मोर देन इक्वल टू A3 एंड सो ऑन। सो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मोनोटोन सीक्वेंस था। फिर मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हमने पढ़ा था, उसमें ये कहता है कि कोई भी मोनोटोन सीक्वेंस है, इट विल बी बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ इट इज कन्वर्जेंट, या कोई मोनोटोन सीक्वेंस है, इट इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, ठीक है। बट मोनोटोन यहाँ जरूरी है, तो उस अब क्वेश्चन ये हमारे पास है कि क्या मोनोटोन चेक करना जरूरी है, क्योंकि ये मोनोटोन कन्वर्जेंट क्या कह रहा है कि मोनोटोन है, बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट है, मोनोटोन एंड कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, तो मुझे मोनोटोन नहीं चेक करना। मान लो बिना मोनोटोन चेक किए क्या मैं बता सकता हूँ कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए ये टर्म आता है,
सो हम ये पढ़ेंगे कि जो भी सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट भी होगा, चाहे वो मोनोटोन हो या ना हो। सो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है मोनोटोन चेक करने की। अब से पहले ये था कि आप मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम लगाएंगे तो वहाँ आपको चेक करना पड़ेगा ना। जैसे हमारे पास बोजानो-वेस्ट्रास थ्योरम था, क्या कहता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ना। तो वहाँ भी आपने उससे पहले देखा है कि वो बता रहा था कि बाउंडेड सीक्वेंस के पास से कन्वर्जेंट सब मोनोटोन सब सीक्वेंस होंगी हमेशा, है ना, ये था ना इस तरह से। और कोई सीक्वेंस खुद कन्वर्जेंट है तो उसके सारे सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगे, कोई सीक्वेंस खुद बाउंडेड है तो सारे सब सीक्वेंस बाउंडेड होंगे, या कोई, है ना, अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होंगी, इस तरीके से। कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट हो नहीं सकती, तो दिस इज डाइवर्जेंट एक्चुअली। ओके, सो कन्वर्जेंट को जरूरी नहीं मोनोटोन हो, जैसे -1 की पावर n/n एग्जांपल था, कन्वर्जेंट है, मोनोटोन होना जरूरी नहीं था, है ना। सो इस तरीके से। सो अभी आगे आते हैं कॉची सीक्वेंस क्या होता है ना। तो आपने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। हाँ जी विपुल, कुछ पूछना है क्या आपको? नहीं, मैं कह रहा थी सारी थ्योरम्स हैं सीक्वेंस जो लास्ट क्लास में समझ गया। हाँ हाँ, वो थ्योरम्स हमने पहले पढ़े हैं, यस। सारी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा ना, उसके लिए आप या तो नोट्स पढ़ो या वीडियोस देखो, नोट्स बना लो अपना। अगर एक साथ एक पेज पे एक वन पेज मिल जाएगा लिखा हुआ। हाँ, तो आप ये क्यों चाहते हो आपके लिए कोई मेहनत करेगा? व्हाई डोंट यू डू? आपको सीखना है ना, तो आप बाकी का हेल्प करो, बाकी एस्पिरेंट का। हाँ, तो जैसे क्या करना है, बुक है, जैसे मैं ये बुक फॉलो कर रहा हूँ तत्काल, ये जो बुक है इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस बाय आरजी बार्टन एंड सेवर्ट। आप क्या करो, एक एक थ्योरम्स जो है एक पेज पे लिख लो ताकि आपको कंफर्टेबल रहे। काउंटर एग्जाम्पल लिख, नोट्स बना लो, अपना एक नोट्स बना लो ताकि आपको इजी हो, और बुक फॉलो करो। बुक फॉलो करना जरूरी है। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कॉन्सेप्ट समझने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन बुक्स में और भी बहुत सारी चीजें जो आपको सीखने को मिलेंगी उसके अलावा, ठीक है ना। सो बुक्स में जो स्टोरीज लिखी होती है उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट्स होता है, सो वो आप पढ़ेंगे तो आपको, इसलिए बुक्स फॉलो करना बहुत जरूरी है क्लास के साथ साथ। सो आप एक बुक भी रेफर करते चलो, उसके लिए उसके डेफिनेशंस, थ्योरम, जो हिस्ट्री लिखी रहती है स्टार्टिंग में वो पढ़ो आप, एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस ट्राई करो, डाउट्स डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अच्छा है, क्योंकि देखो जिनको क्वालिफाई करना हो तो करेंगे ही ना, क्योंकि सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करना इज नॉट सफिशिएंट टू क्वालिफाई एग्जाम। क्वालिफाई करने का तरीका ये कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता हो, यही आपको पूरे साल सीखना है कि जो भी टॉपिक सिलेबस में है वो आपको क्लियर हो, क्या होता है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पता हो, फिर उस पर प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो यही रिक्वायरमेंट है। ये बिना कोचिंग भी किया जा सकता है, ये चीज़ है। कोचिंग हेल्प के लिए है, लेकिन सिर्फ कोचिंग पर डिपेंडेंट रहना, वर्क नहीं करना, तो ये फिर आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। सो आपको खुद से ही डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने, हम लोग प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपकी जो हेल्प है वो हम कर सकते हैं, आपको बोलना पड़ेगा। असाइनमेंट सीक्वेंस की देखो 10 से ज़्यादा असाइनमेंट अपलोडेड है ड्राइव पे, आप ट्राई कर सकते हो। ये चीज़ है। सो ओके, तो पहले बेसिक्स क्लियर कर लो, फिर क्वेश्चंस तो एंट्रेंस के डिफरेंट हम करेंगे बाद में, अभी साथ में भी करेंगे, एंड में एक बार क्रैश कोर्स में फिर से पूरा पेपर करेंगे, पेपर ही करेंगे क्रैश कोर्स में एक्चुअली। सो व्हाट इज अ कॉची सीक्वेंस, है ना, डेफिनेशन क्या है। सो कन्वर्जेंस में आपने ये देखा था कि क्या हो रहा था, डेफिनेशन अगर आपको याद हो कन्वर्जेंस सीक्वेंस की, सो हमने जब कन्वर्जेंस सीक्वेंस पढ़े थे तो उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा था। कोई बताइए इसका डेफिनेशन, कोई मुझे बताओ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस सीक्वेंस। कोई बताइए, उसी से रिलेटेड कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन है एक्चुअली, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड ही है। A sequence Yes. is said to be convergent if it has a limit, like a finite limit. Yes. So convergent if and only if it has limit a, जो कि कोई रियल नंबर होगी। Okay, if and only if, and how can we say its sequence has a limit a? So इसका abstract definition क्या है? For all epsilon 0, there exists a rational number k such that an minus a less than epsilon whenever k greater than a. Yes.
n इज मोर देन इक्वल टू k, n मोर देन इक्वल टू k। k कोई फाइनाइट नंबर है जिसके आगे के सारे टर्म है ना, सो k कोई फाइनाइट नंबर है जिसके आगे के सारे टर्म a के काफी क्लोज आ जाते हैं। तो यहाँ a फिक्स्ड है, यहाँ पे a क्या है आपका फिक्स्ड है, a कोई फिक्स्ड रियल नंबर है, और ये an जो है n मोर देन इक्वल टू k है। कोई k हो सकता है k की वैल्यू 100 है, तो 100 टर्म के बाद क्या हो रही है कि an माइनस a एप्सिलॉन से कम हो जाएगी। ये डेफिनेशन है कन्वर्जेंस की। अब इसमें क्या कह रहा है, कॉची सीक्वेंस क्या होता है, सो द कॉची सीक्वेंस इज एक्चुअली कि इसमें ये कहता है कि आपको एक नंबर k मिलेगा इस तरह से कि उसके आगे के आप कोई भी दो टर्म सेलेक्ट कर लो। यहाँ क्या था, कोई एक टर्म लो, a से डिफरेंस ले रहे थे आप, तो a के साथ डिफरेंस एप्सिलॉन से कम आ रहा था। अब क्या है कि यू सेलेक्ट k, कोई नंबर मिलेगा आपको, k कोई नंबर है, मतलब k नंबर के बाद के टर्म्स ऐसे होंगे, यू सेलेक्ट एनी टू टर्म्स एनी टू टर्म्स, लाइक मान लो k 100 आया, तो आप 100 मान लो 101th टर्म एंड 201th टर्म, उसके बीच का गैप निकालोगे तो एप्सिलॉन से कम आएगा। तो ये कहता है कॉची सीक्वेंस। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो फॉलो करेगी वो कॉची सीक्वेंस है। तो मैं एक बार लिखता हूं क्या डेफिनेशन है। ओके, सो ये डेफिनेशन कहता है कि जब बुक से टर्म से कहता हूं कि मान लो कि अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स an, ठीक है। सो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कोई an है, इज कॉची सीक्वेंस if and only if, definition is always if and only if, ठीक है। so if and only if for all epsilon more than 0 there exist, तो मैं अगर वर्ड में लिखूं, बाद में सिंबल लिखेंगे, तो for all epsilon more than 0 there exist, ठीक है, there exist a natural number, या कुछ बुक में लिखा होगा पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर्स है ना। सो अ नेचुरल नंबर के सच दैट कि उसके आगे के टर्म्स an माइनस am, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n कॉमा m मोर देन k। तो कह रहा है कि आपको हर एप्सिलॉन के लिए एक नंबर k मिलेगा, तो एप्सिलॉन जैसे जैसे चूज करोगे उसके हिसाब से k चेंज होगा। सो अगर k आपका 100 आया, मतलब 100 टर्म के बाद यू सेलेक्ट एनी टू टर्म, उसके बीच का गैप डिफरेंस विल बी लेस देन एप्सिलॉन। सो इस तरह के सीक्वेंस को हम बोलेंगे कॉची सीक्वेंस है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है, एक बार देख लो। सो इसी को शॉर्ट में ना वैसे लिख सकते थे हम लोग। So that is for all epsilon more than 0 there exist k natural number such that an minus am less than epsilon for all n m comma n या n comma m जैसे लिखना आपको more than k, इस तरीके से है ना। you may consider more than equal to k, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसका यूज क्या है, इसका बस यूज यही है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची। तो यहाँ आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। जो कॉची नहीं है वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी, जो कन्वर्जेंट नहीं है वो कॉची भी नहीं होगी। सो दे आर इक्विवेलेंट एक्चुअली। और यहाँ इसलिए इक्विवेलेंट है क्योंकि रियल नंबर में बात कर रहे हैं, हम रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। आगे जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के उनको पता होगा, टोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना कंप्लीट टोपोलॉजिकल स्पेस, क्योंकि आर जो है कंप्लीट स्पेस है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर कोई और स्पेस लेंगे तो जरूरी नहीं कि कॉची कन्वर्जेंट होंगी, है ना। हाँ, इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स स्पेस में ऐसा नहीं होगा, या कोई भी उस पे टोपोलॉजिकल स्पेस में ऐसा नहीं होगा। सो कंप्लीट स्पेस बोलते हैं ना, कंप्लीट ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्पेस। सो इस तरह से, क्योंकि आर कंप्लीट है इसीलिए इफ एंड ओनली होता है। सो ठीक है ना, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो आप। एग्जाम्पल आप वेरीफाई कर सकते हो चाहो तो, जैसे 1/n है, सो 1/n इज अ कॉची सीक्वेंस।
अरे ये बताने का सिर्फ ये मतलब एग्जाम में अगर कोई टर्म्स आपकी कॉची सीक्वेंस का आता है तो वहां आपको कंफ्यूजन ना होगी ये होता क्या है, तो इसलिए बता दिया। हालांकि इसका यूज क्या है, मैं फिर से कहा कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंस इज कॉची, तो इफ एंड ओनली इफ है यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। सो एक मिनट, अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे मैं कन्वर्जेंस में प्रूव करे कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, कि एप्सिलॉन डिफरेंट लेके हम चेक कर रहे थे, यहां भी किया जा सकता है वो, अगर आप प्रूव करना चाहो तो। ठीक है, मैं एग्जांपल बता दिया। हालांकि वैसे आपको सिर्फ ध्यान के रखना, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप कन्वर्जेंट जो है वो कॉसी है, कॉसी है वो कन्वर्जेंट है, तो सिंपल वही चेक करके आप बता दोगे, है ना। अदरवाइज आप प्रूव भी कर सकते हो, अगर प्रूफ करना हो तो थोड़ा थ्योरेटिकल प्रूफ, फिर से वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे कन्वर्जेंस में पूरा बोर्डिंग सा हो गया था, काफी ना टाइम लग रहा था प्रूफ करने में या उस तरह से समझाने में, क्योंकि एकेडमिक्स में क्या है, प्रूव करना होता है, एग्जाम में आ जाएगा। एकेडमिक्स में बीएससी के बच्चे एग्जाम देता है, वहाँ आता है कि प्रूव करो दिस इज कॉची सीक्वेंस, तो क्या करेगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा। सो उसके कुछ प्रूफ के टेक्निक्स होते हैं ना, जैसे हमने वो यूज किए थे कुछ कंडीशंस, क्या आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज किया था कन्वर्जेंस में कि हर रियल नंबर से बड़ा एक आप नेचुरल नंबर ढूंढ सकते हैं, तो वो यूज किया था कंडीशंस उस तरह से, ठीक है ना। सो इस तरह से है। और ये तो कॉसी है, जैसे अगर आपसे पूछूं मैं कि मान लीजिए एक है 1 + -1 की पावर n, क्या ये सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होगा? यस और नो? नहीं होगा सर, नहीं होगा ना। मैंने अभी तुम्हें कहा कि कन्वर्जेंट कॉसी, कॉसी कन्वर्जेंट है, अभी उसी से आइडिया लगाओ। हालांकि प्रूफ भी कर सकते हो तुम, जैसे मैं एप्सिलॉन अगर मान लो 1 ले लूं, तो कोई भी तुम नेचुरल नंबर बताओ ऐसा कि इसके टर्म्स कैसे दिखेंगे मुझे, टर्म्स दिखेंगे, पहला टर्म है आपका 0, दूसरा टर्म है 2, है ना, फिर 0 2 0 2 0 2, ये सीक्वेंस है। हालांकि तो अगर मैं एप्सिलॉन 1 लिया तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा मुझे जो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर ऑल n, m मोर देन k? क्या कैसे कोई k बता सकते हैं आप कि ऐसा हो कि कुछ टर्म के बाद ऐसा हो जाए कि उसके बीच का गैप एप्सिलॉन से कम हो जाए? और वो कहता है एप्सिलॉन कुछ भी ले लो, ये नहीं कोई फिक्स एप्सिलॉन की डेफिनेशन, कहता है फॉर एनी एप्सिलॉन इवन इफ यू कंसीडर एप्सिलॉन 0.0000001, उसके लिए भी होल्ड करना चाहिए, है। तो मैंने ऐसे 1 ही ले लिया अभी एप्सिलॉन को, तो क्या ये उसको होल्ड करेगा? क्या आपको लगता है कि ऐसे कुछ टर्म जिसको मैं छोड़ दूं तो उसके बाद उसके बीच के गैप एप्सिलॉन से कम आ जाएंगे? ऐसा होगा ही नहीं कभी, है ना। तो एक एप्सिलॉन के लिए ऐसा नहीं हुआ तो डेफिनेशन फेल हो गया, सो दिस इज नॉट कॉची। मैं डेफिनेशन वेरीफाई कर रहा हूं जैसे, अदरवाइज यू नो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, यहां से दिख रहा है आपको कन्वर्जेंट नहीं है तो ये कॉची भी नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स यहां पे है, तो ठीक है ना। सो इसका मतलब है कि यहां पे क्या होगा कि दिस इज मोर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, कोई भी के ले लो, फॉर ऑल k belongs to natural number, whatever k you select, so mn more than equal to k, इस तरीके से या कह लो। सो लेसन एप्सिलॉन मतलब ये डेफिनेशन जैसे वेरीफाई कर रहा हूं कि डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आपको इतना प्रूफ के दिमाग टेंशन लेना करना नहीं है, सो ये चीज है। तो हालांकि मैं फिर से बता रहा हूं कि हमने क्या लिखा है। कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट ऐसे आ जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लेता है, जैसे मैं लिखा कि जो an है इज कॉची सीक्वेंस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिखा हमने कि फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट कि an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल nm मोर देन इक्वल टू k। अब जैसे ISI का एग्जाम हो गया या ISC बैंगलोर एग्जाम जो लेती है, हालांकि मैथमेटिकल साइंस में होता है, सो इस तरह के एग्जाम से क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन जाता है, देखो क्वेश्चन देखा हुआ थ्योरेटिकल ही था, तो लोग थ्योरेटिकल पूछते हैं, तो उसमें मान लो इस तरह के क्वेश्चन हालांकि आ चुके हैं ये कि an इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस, तो इसका क्या मतलब होगा? अब क्या करते हैं वो लोग
अब आपसे पूछ रहा है कि उसका इसी एब्स्ट्रैक्ट टर्म में इस स्टेटमेंट का आप मुझे मतलब नेगेशन कर रहा है हालांकि स्टेटमेंट का ना, कि अगर कॉसी है तो ऐसा हो रहा, नहीं है तो क्या होगा इसका मीनिंग इसी एप्सिलॉन के टर्म में। सो हाउ विल यू राइट, कोई ट्राई करो। इस जैसे मैंने कहा ना कि कॉसी सीक्वेंस है, इसका ये मीनिंग है एब्स्ट्रैक्ट सेंस में। सो एब्स्ट्रैक्ट सेंस में इसका क्या मीनिंग होगा? सर वो एप्सिलॉन ग्रेटर देन हो जाएगा। हाँ लेकिन वो भी सही, आपने सही कहा कि एक तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये होगा कि आपके पास कम से कम यहाँ फॉर ऑल है ना, कम से कम एक mn ऐसा मिलेगा आपको जो इसको होल्ड नहीं करेगा, है ना। कम से कम एक mn ऐसा मिल जाएगा जो इस कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब an माइनस एम विल बी मोर देन एप्सिलॉन एक्चुअली। सो इसका एब्स्ट्रैक्ट सेंस में अगर मैं लिख दूं, है ना, कोई यहाँ फॉर ऑल mn मोर देन इक्वल टू k, तो वहां ये है कि वट एवर k यू सेलेक्ट देयर एग्जिस्ट सम mn, whatever k you select there exists some mn which will not satisfy this, इस तरह से। सो उसको मैं मैथमेटिकली अगर लिखूं तो कुछ इस तरह मीनिंग होगा। सो मैं लिख देता हूं उसे एब्स्ट्रैक्ट सेंस में। तो ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट, इसने कहा था फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, हर एप्सिलॉन के लिए ये होल्ड होना चाहिए। तो इसका नेगेशन ये है कि एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए मुझे। सो देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन मोर देन 0, एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए मोर देन 0 such that for every k belongs to natural number, for every k belongs to natural number there exists at least one, हालांकि यहाँ नेचुरल नंबर भी नहीं लिखा इसने, देयर एग्जिस्ट वन के, कोई ना कोई के ऐसा मिल जाएगा मुझे, कोई ना कोई नंबर ऐसा के मिल जाएगा। सो मीनिंग तो यही है इसका, है ना। सो फॉर एवरी, है ना, हालांकि वहां भी नेचुरल नंबर था तो मैं नेचुरल नंबर के लिख देता हूं। सो फॉर एवरी के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन n and at least one m more than k and at least one m more than k such that ये जो an माइनस am है जो लिखा था हमने वहां पे, that will fail, fail मतलब more than equal to एप्सिलॉन हो जाएगा। सो ये इसका मीनिंग हुआ, है ना। समटाइम्स अगर इस तरह के ऑप्शंस बन जाते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, देन थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहीं पे आ जाते हैं तो एक्चुअली क्या है ना, एक मैथमेटिकल लॉजिक सब्जेक्ट आता है, मैं बताया था पहले भी कि स्टेटमेंट के नेगेशन, कंट्रापोजिटिव, है ना, उस तरह के स्टेटमेंट बनाने वहां सिखाए जाते हैं। सो ठीक है, इसका मतलब ये हो कि एक ऐसा एप्सिलॉन आपको मिल, यहाँ था फॉर ऑल एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट के सच दैट दिस an माइनस am के बीच का गैप लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल mn मोर देन k। अब यहाँ ये कहता है कि कॉसी नहीं है, इसका क्या मतलब है कि कोई ना कोई एक ऐसा एप्सिलॉन होगा आपके पास जिसके लिए चाहे कोई भी k चूज कर लो आप, एक ऐसा k n और m मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी। तो एक भी ऐसा मिल गया तो मतलब फेल हो गया, क्योंकि ये फॉर ऑल के लिए बात कर रहा है। सो ये चीज है। बाकी कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट इक्विवेलेंट है, मैं लिख देता हूं सीधा डेफिनेशन। सो मेन इसका यूज क्या है, सो थ्योरम ये है एवरी या मैं ऐसा लिख दूं, इससे अच्छा है दो बार लिखना था ना, मैं ऐसे लिखूंगा कि लाइक कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस आर कॉची सीक्वेंस, एक थ्योरम, दूसरा थ्योरम होगा कॉची सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट। तो सच्चा एक साथ ही लिख देते हैं, तो एक साथ लिखेंगे कि अ सीक्वेंस an of real numbers is, so a sequence an of real number is Cauchy sequence if and only if, मतलब दोनों तरफ से करेक्ट है, ठीक है ना, if and only if an is
कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, सॉरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। राइटिंग पढ़ लोगे ना आप लोग, देखो। सो हमने क्या लिखा है कि a sequence an of real numbers is Cauchy sequence if and only if an is a convergent sequence। मतलब Cauchy sequence है तो convergent होगी, convergent है तो Cauchy होगी, इस तरीके से। ठीक है, थ्योरम है। प्रूफ चूंकि हम इसमें प्रूफ ज़्यादा डिस्कस करूंगा नहीं, है ना, स्टेटमेंट है, प्रूफ किए जा सकते हैं, बुक्स में आपको प्रूफ मिल जाएगा। सो चूंकि हम एंट्रेंस के लिए ज़्यादा प्रूफ पे फोकस नहीं करते, हमें इसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे, है ना, इस तरीके से। सो सिंपल, आपसे अगर रिजल्ट पूछा जाए, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, चलो क्वेश्चन लिख देता हूं एक, मान लो 1। सो चूज ट्रू स्टेटमेंट। मान लो पहला स्टेटमेंट है Cauchy sequences are bounded। दूसरा है Cauchy sequences are convergent। अच्छा, ये तो ऊपर ही लिखा मैंने। सो तीसरा है Cauchy sequences are monotone। एंड चौथा है are may be unbounded। So बताइए, तो इजी स्टेटमेंट है। सो क्या लगता है आपको, कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए एंड बी, ठीक है ना। तो सबको समझ आ रहा होगा सिंपली कि कॉसी और कन्वर्जेंट इक्विवेलेंट है। तो जैसे, है ना, सो कॉसी सीक्वेंस बाउंडेड है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है ना। सो कॉसी सीक्वेंस बाउंडेड होगी। कॉची सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंस कॉसी इक्विवेलेंट ही तो होगा ही। कॉची सीक्वेंसेस आर मोनोटोन, जरूरी नहीं है ना। जैसे एग्जांपल आपने देखा ऑलरेडी, जैसे आप लोग फ्रीक्वेंटली बताते रहते हो कि ये देखो, ये भी कॉची सीक्वेंस होगा, है ना, सीक्वेंस है बिकॉज इट इज कन्वर्जेंट, है ना, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, और इसीलिए हेंस ये बाउंडेड भी होगा। तो कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होगा ना, वो चीजें हैं। मोनोटोन होना जरूरी नहीं है, बट इट इज नॉट मोनोटोन, है ना। मोनोटोन का मतलब या तो सिर्फ इंक्रीजिंग हो या सिर्फ डिक्रीजिंग हो, इस तरीके से। कांस्टेंट सीक्वेंस वो ट्रिवियल सीक्वेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, ठीक है ना। सो मोनोटोन जरूरी नहीं है। कॉची सीक्वेंस में भी अनबाउंडेड, तो कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऐसा मिलेगा नहीं जो अनबाउंडेड होगा, है ना। सो कोई बाउंडेड हो ही नहीं सकता, मतलब अनबाउंडेड, इट कैन नेवर बी अनबाउंडेड। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा अभी, उससे पहले थोड़ी और थ्योरीज देख लो। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करके देखिए आप लोग। सो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए। देखो अभी बताने का सिर्फ एक मतलब कॉन्सिक्वेंस होता क्या है, डेफिनेशन आपको क्लियर हो। बिहेवियर रियल सीक्वेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बिहेवियर वही कॉसी, इफ एंड ओनली इफ देखा आपने, ठीक है ना। बट थोड़े से कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपको ये, तो मैं कुछ रिजल्ट दिखाता हूँ, उससे पहले कुछ क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन इज, मान लो सेकेंड क्वेश्चन है ये कि लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। So a n be a sequence of real numbers, ठीक है, such that a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, और जो an है वो है हाफ an-1 प्लस an-2, ठीक है।
दिस होल्ड्स फॉर n मोर देन 2। सो आपसे पूछा जा रहा है देन पहला स्टेटमेंट है कि an is more than equal to 1 less than equal to 2 for all n belongs to natural number। दूसरा है an is monotone sequence, मोनोटोन। तीसरा ऑप्शन है an minus 1 is equal to 1 by 2 की पावर n for all n belongs to natural number। एंड चौथा ऑप्शन है, चलो ABCD बोल देता हूँ, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज an converges to 5/3। ट्राई कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आई थिंक आपको एग्जाम में भी आ चुका है, पता नहीं, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं फ्रीक्वेंटली। सो ट्राई कीजिए, पहले आप लोग 2 मिनट का टाइम लीजिए एंड देन बताइए। चलो मैं टाइमर लगा देता हूँ, ट्राई करो। क्या हो गया इसको, टाइमर को? अजय बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सो A ट्रू B फॉल्स C फॉल्स आप ये कह रहे हैं। हाँ, D क्या होगा? A B D फॉल्स है। सर A ट्रू है, A ट्रू है, B फॉल्स है, C फॉल्स है, C ट्रू है। आप ये कह रहे हैं C ट्रू है, ओके।
अब चारों पहले ट्राई कर लीजिए, फिर चारों एक साथ बताइए, है ना। एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते आप एक ही बताएंगे, आप पहले चारों ट्राई कर लीजिए सब लोग, फिर मुझे फाइनल बताइए आपका क्या आंसर। एमएसक्यू है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको ऑल करेक्ट चुनना है। जैम और गेट में कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है एमएसक्यू में, आपको ऑल करेक्ट चुनने हैं तभी मार्क्स मिलेंगे। इफ यू लूज वन ऑप्शन और इफ यू गिव मोर देन वन ऑप्शन देन यू विल नॉट गेट मार्क्स। सो आप पहले चारों ऑप्शन ट्राई करो, देन यू टेल मी द फाइनल आंसर कि लाइक इन चार में से ये ट्रू है, इतना काफी है। चारों पहले चेक कर लो। ओके ठीक है, केवल ए ऑप्शन आपको लग रहा है, ठीक है ठीक है। चलिए 6 मिनट हो गए तो मैं स्टार्ट करता हूँ ना। सो ऑलरेडी देखिए सो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली। सो फर्स्ट ऑप्शन क्यों ट्रू लग रहा है आपको बताइए, जिनको जो फर्स्ट ट्रू लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक सो, मतलब क्या रीजन। हालांकि करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। टर्म वाइज निकाले से मतलब A3 निकाले, A4 निकाले, A5 निकाले, तो सबका वैल्यू 1 और 2 के बीच में। करेक्ट। अब देखो सिंपली A1 A2 आपको दे रखा है और A3 क्या होगा, A1 A2 का एवरेज, यस और नो, यही है ना। A3 इज एवरेज ऑफ A1 A2, तो कहीं ना कहीं बीच में आएगी। सो A3 इज नथिंग बट द हाफ आएगा, चेक करके देखो आप, हाफ ही आता है ना, हाफ आएगा। अगेन A4 इज व्हाट, A3 A2 का एवरेज है। सो आप हर बार एवरेज ले रहे हो ना, एवरेज क्या है, सम अपॉन 2। सो ये टर्म आपको फर्स्ट एंड लास्ट एंड फिक्स है, हर बार आप एवरेज लेते जा रहे हैं, तो 2 नंबर का एवरेज क्या होगा, हमेशा उसके बीच होगा कि नहीं, यस और नो। So every time you are just taking average of the previous two, A1 A2 का एवरेज 3 है, A2 A3 का एवरेज A4 है, A3 A4 का एवरेज A5 है, A5 A6 का एवरेज A7 है, like this and so on is going। So कभी ये beyond 1 2 जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये A3 A1 A2 के बीच आएगा। A4 जो होगा A3 A2 के बीच होगा, A5 A3 A4 के बीच होगा। So वो रेस्ट्रिक्ट होता जा रहा है आपका इंटरवल एक्चुअली। सो आर यू कन्विंस्ड। सो जो भी वैल्यू आएगी 1 2 के बीच ही आएगी, अगली जो भी टर्म्स आप निकाल कर देख लो चाहो तो,
क्योंकि यू आर जस्ट टेकिंग एवरेज ऑफ द लास्ट टू टर्म्स. एवरेज ऑफ टू नंबर ऑलवेज लाई बिटवीन दैट टू नंबर. व्हाई? एक्चुअली वी आर कंसीडरिंग कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, ये टर्म पॉजिटिव ही है ना. सो जो भी टर्म्स आएंगे आपके इसी बीच के आएंगे, हालांकि है ना, इधर ही आएगा, मतलब जो एक लिमिटेड इंटरवल में आएगा हालांकि. सो A2 A3 A4 फिर ऐसे A3 A4 इस तरह ये चलता रहेगा, ठीक है ना, ऐसा आता रहेगा यहाँ पे. सो ये तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से आप ऑब्जर्व कर सकते हो. अदरवाइज मैथमेटिकली करना हो तो इंडक्शन लगा सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. सो A1 A2 के लिए ट्रू है, आप A3 के लिए चेक कर लो, AK के लिए अज्यूम कर लो, AK + 1 के लिए दिखा दो. सिंपली एवरेज ऑफ टू नंबर लाइज बिटवीन दैट टू नंबर. सिंपल दोनों, हालांकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, सो किसी दो पॉजिटिव नंबर का एवरेज हमेशा उसके बीच ही रहेगा, इससे और. सो ए तो ऐसे ट्रू हो गया. मोनोटोन है क्या? अब चेक करो आप. हाँ जैसे देखिए अब A1 देखो, हाँ यस. सो यू कैन सिंपली से कि A1 तो 1 था, A2 2 है और A3 फिर तो 1 से 2 इंक्रीज हुआ और 2 से 3 गया तो डिक्रीज हो गया. तो मोनोटोन आप लोगों को पता है क्या होता है कि A1 से लार्जर A2, A2 से लार्जर A3, A3 से लार्जर A4, इसी ऑर्डर में होगा सारे टर्म्स. या फिर ऐसा होगा A1 से छोटा A2, A2 से छोटा A3, इसी ऑर्डर में होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा. सो मोनोटोन का मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कोई एक हो. तो यहाँ A1 से बड़ा A2 और A2 से छोटा A3, तो ये तो हुआ नहीं मोनोटोन फिर, तो ये हो गया आउट. ओके चलिए नेक्स्ट. an - 1 1/2n होगा. ठीक है, हालांकि मुझे एक और ऑप्शन लिखना चाहिए था कि इज इट अ कॉची. मैं कन्वर्जेंट की जगह मैं लिखता कॉची सीक्वेंस है कि नहीं है. बनाया नहीं, मैं चाहता तो इसमें बन जाता और भी ऑप्शंस. कॉची सीक्वेंस है कि, क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया, मतलब डिफरेंट उसके लिए, कॉची है कि नहीं है ना. सो यहाँ n टेंड्स टू इंफिनिटी लोगे तो 0 पे चली जाएगी. अगर ये ऑप्शन ट्रू होगा तो बात करते हैं. सो देखते हैं क्या होगा सी के लिए. तो मैं अगले पेज पे लिखता हूँ. सो हमसे ये बोला गया है, सो A1 is 1, A2 is 2, an जो है हाफ ऑफ an - 1 प्लस an - 2 when n is more than 2. सो चलो थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 2an is equal to an - 1 plus an - 2. So an plus an is an - 1 plus an - 2. So अच्छा आउट कर दोगे आप. ओके ठीक है, वो भी सही तरीका है. इसने कहा है कि n हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा. अच्छा सॉरी, यहाँ तो मैं थोड़ा 1 तो नहीं रख सकते, थोड़ा सा इसको करेक्ट करना पड़ेगा, है ना. इसमें क्या था, अच्छा इसने n + 1 लिया हुआ एक्चुअली यहाँ पे, फिर भी ये गलत हो जाएगा. n + 1 लेता हूँ तो भी ये गलत रहेगा, है ना. n + 1 ले लो तो भी देखो ये गलत होगा. मतलब n - 1 एक्चुअली डिफाइन नहीं था 1 के लिए, क्योंकि 1 के लिए 0 हो जाएगा. a0 हमने डिफाइन नहीं किया, हमने 1 से स्टार्ट किया है. सो an - an + 1. चलो n को तुम 1 रख दो इसमें, तो क्या होगा, यू जस्ट पुट n = 1. मैं यहाँ n + 1 कर रहा हूँ, थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है. सो यू पुट n = 1. तो a1 - a2 का मॉड क्या 1/2 आएगी? नहीं सर, नहीं आएगी. चलो ये तो ऐसे आउट हो गया इसके लिए, लेकिन इसको करेक्ट भी किया जा सकता है. मैं जो प्रूफ करना चाह रहा था, चलो वो मैं बात करता हूँ अभी. इसी में ऑल ऑप्शंस ऑल ऑप्शंस बनाऊंगा. सो अभी इसको तत्काल मैं स्किप करता हूँ क्वेश्चन के लिए, मतलब अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा इसको. सो अभी सिंपली मैं an - an + 1 पहले भी लिखना चाह रहा था, वो मिस हो गया. सो n को 1 पुट करेंगे तो a1 - a2 का मॉड, यू पुट n = 1. उसमें भी दिक्कत हो, अगर मान लो आप कहते हो वैसे ज्यादा रखना है, जो पहले था वो भी ठीक है, तो n को 2 रख लो. जैसे उसने कहा n को 2 रख लो तो फॉल्स आ जाता है. ऐसे भी n को आप 2 रख लो फिर. सो 2 रखोगे तो a2 माइनस है ना a3, क्या ये 1/4 आएगी, है ना. यू कैन चेक, नहीं आएगी ना, 1/2 आएगी. सो दिस इज रॉन्ग. ओके, अब an कन्वर्जेस टू 5/3.
व्हाट अबाउट दिस? ये हालांकि ट्रू ऑप्शन है। अब ये कैसे प्रूव करोगे तुम, क्वेश्चन ये है। So how will you find the limit in this type of questions? क्योंकि तुम अगर L लगाओगे so L is equal to half L plus L, L is equal to L, कुछ मिला ही नहीं, मतलब हम ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है बट स्पेसिफिक लिमिट नहीं मिली मुझे। सो एक्चुअली इसका रिलेशनशिप है, मैंने थोड़ा चेंज किया है। इसका ट्रू रिलेशनशिप अगर मैं n-1 कर दूं तब ट्रू आ जाएगा। ये स्टेटमेंट अगर मैं ऐसा लिखता हूं 2 की पावर n-1, पावर में n-1, अब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। वही मैं प्रूफ कर रहा था आगे। अभी मैं n कर रखा हूं तो गलत बनाने के लिए, लेकिन अगर पावर n-1 कर दूं तो ये ट्रू हो जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा लिखा होता, अगर मैं ऐसा लिखा होता कि an माइनस an प्लस 1 का मॉड 1/2 की पावर n-1 आएगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये ऑप्शन ट्रू होगा, यू चेक। अगर ये मैं ई ऑप्शन दिया होता, सपोज दिस इज अ ट्रू ऑप्शन, यू कैन वेरीफाई इट। कैसे वेरीफाई करेंगे, करके देख लेते हैं। हो क्या रहा है, हालांकि आप भी अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो हो क्या रहा है 1 2। जो आपका नेक्स्ट है 3/2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है 3/2। जो पहला टर्म आप n को 1 रख रहे हैं तो a1 माइनस a2, ये था a1 a2, दिस इज a3, ठीक है ना। a1 माइनस a2 1 है, n को आप 1 रख के देखिए, 1 आ रहा है, यहाँ बीच में गैप 1 है, दिस इज ओके। सो यू कैन चेक कि a1 माइनस a2 का मॉड 1 है, इट इज ओके। a2 माइनस a3 का मॉड 1/2 है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। क्या हो रहा है कि इसके बीच का गैप हाफ है। नेक्स्ट टाइम फिर आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों का एवरेज निकाला आपने, अगला बार क्या कर रहे हो आप, इन दोनों का एवरेज लेना। जो a4 होगा वो a2 a3 का एवरेज है जो मैंने डिफाइन किया था। आप इसका एवरेज ले रहे हो तो क्या आ जाएगा 2 + 3/2/2 कितना आता है 7/4। चेक। ये जो a4 7/4 ठीक है ना, तो a3 a1 a2 a3, ये a4 आपका आ गया 7/4। a4 है आपका 7/4। और आप चेक कर लो a4 a3 का गैप, आप a3 और a4 के बीच का गैप चेक कर लो कितना आएगा 1/4 आ रहा है कि नहीं। एक्चुअली हर बार हाफ ही तो हो रहा है, क्या हो रहा है इंटरवल हर बार आप हाफ कर रहे हो ना। इसको जो लोग पढ़े होंगे बाइसेक्शन मेथड बोलते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आता है आई थिंक बाइसेक्शन मेथड, है ना। हाँ, तो हर बार इंटरवल को आप हाफ हाफ कर रहे हो, तो वही ये भी कह रहा है एक्चुअली। यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। मतलब ये तो मैं चलो यहाँ पे ग्राफिकली उससे दिखा रहा हूँ नंबर लाइन से, मैथमेटिकली भी दिखा सकते हैं। तो ये होल्ड करेगा, ये आप चेक करोगे ये होल्ड करेगा, क्योंकि हर बार हम क्या कर रहे हैं इंटरवल को हाफ हाफ वो कर रहे हैं ना, जस्ट वी आर बीच के मिड पॉइंट ले रहे हैं हर बार। मिड पॉइंट ले रहे हैं तो गैप जस्ट हाफ हाफ हुआ जा रहा है हर बार। तो 1/2 से हर बार मल्टीप्लाई हुआ जा रहा है। a3 माइनस a4 आप चेक करो 1/4 आएगा एंड सो ऑन। ये पर्टिकुलरली आप चेक करोगे ट्रू आ जाएगा। अदरवाइज मैथमेटिकल इंडक्शन से भी किया जा सकता है, और नहीं तो मैं दूसरा तरीका जो मैं कर रहा था वो ट्राई करके देखते हैं, है ना। चलो इन जनरल प्रूफ देखते हैं। तो ये तो मैं ऐसे ही आपको वेरीफाई करवा रहा था, इन जनरल ट्राई करके देखते हैं। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। an माइनस an प्लस 1 का मॉड है ना। इफ यू पुट an प्लस 1 हेयर, क्या होगा बताओ। an प्लस 1 क्या था आपका हाफ an प्लस 1 लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। an प्लस 1 नहीं, इसकी वैल्यू क्या लिखो सीक्वेंस में जो गिवन थी an प्लस नहीं प्लस 1 तो खुद ही है ये an माइनस 1 हाँ यस। जो टर्म एक्चुअली आप देखो ध्यान से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो टर्म है इसका जो अगले दो टर्म का एवरेज है ना, मतलब पिछले दो टर्म का एवरेज, सॉरी जो प्रीवियस 2 टर्म्स है उसका एवरेज है। a1 a2 का एवरेज a3 है,
सो ए एन है तो ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, तो मैं ए एन प्लस वन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर जाएगा ए एन और ए एन माइनस वन। सो ए एन और ए एन माइनस वन, इसको जरा सिंप्लीफाई करो आप, क्या आता है। सो कैन यू सिंप्लीफाई इट? आई थिंक इसको मुझे यहाँ दिखाना चाहिए। सो लेट मी शो मी 1 मिनट। सो मैं क्या कह रहा हूँ, ए एन, मैं मैथमेटिकली उस चीज को प्रूव कर रहा हूँ, देखो। सो ए एन माइनस इट वॉज हाफ ए एन प्लस ए एन माइनस वन। सो इफ यू सिंप्लीफाई इट, क्या आपको ये नहीं मिल रहा है? यू जस्ट चेक, हाँ या ना? अगेन हाफ, यू रिप्लेस दिस ए एन, जो लार्जर है वो पुट कर रहे हैं हम, जो लार्जर वाला है वो पुट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगेन यू पुट इट, सो इट इज हाफ ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। सो आर यू नॉट गेटिंग लाइक दिस? 1/2 स्क्वायर ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस वन, टू, चेक। So do you notice the pattern? Note the pattern here, note the pattern here. So an minus 1 था तो 2 की पावर 1 था, an minus 1 minus an minus 2 है तो 2 की पावर 2 है। In the similar way I will be keep solving it until I get a2 minus a1. So you tell me what will be here as a coefficient. Note the pattern from here. Yes, so it is n minus 1, here is power 1, here is n minus 2, index n minus 2, power is 2. So 1 is nothing but n minus 1, मतलब n minus n minus 1, यही ना? So it is, you just note the pattern. So you will have, और मुझे इससे ये भी याद आ गया कि इस तरह के क्वेश्चन जैम में आया हुआ भी कराता हूँ मैं इसी पे। तो यहाँ इसको क्या, रिकर्सन। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है रिकर्सिव सीक्वेंस, इसी को बोलते हैं। रिकर्सिव में क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म डिसाइड करने के लिए यू मस्ट नो लास्ट टू टर्म्स, है ना, या लास्ट टर्म्स एक्चुअली आर यूज्ड टू डिसाइड द नेक्स्ट टर्म। तो ये रिकर्सिव है, यहाँ रिकर्सन हम यूज कर रहे हैं। सो फाइनली मैंने इस an प्लस 1 और an के गैप को मैंने a2 और a1 के टर्म्स में ले आया, और मुझे a1 a2 क्वेश्चन में गिवन है, मुझे a1 a2 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सो मैं पुट कर देता हूँ, a2 was 2, a1 was 1। So finally what I proved, so हमने यहाँ से प्रूव कर दिया मैथमेटिकली कि ये जो गैप है, this gap is like this। ओके Yes. तो ये प्रूफ मतलब आपको समझ आया होगा क्या किया मैंने। सो फाइनली अगर मैं ये ऑप्शन बनाया होता, सो यहाँ पे मैं अगर 2 की पावर n की जगह 2 की पावर n माइनस 1 ऑप्शन बनाया होता तो ये ट्रू ऑप्शन होता फिर, ठीक है। सो अब ऐसे वेरीफाई कर सकते थे। सो एक तो ये हो गया प्रूफ इसका मैथमेटिकली, अदरवाइज आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते थे एवरेज लेके। एंड अब कन्वर्जेंस कैसे चेक करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द लिमिट। सो अभी आपको तो ये पता चल गया कि an माइनस an प्लस 1 जो है 1/2 की पावर n माइनस 1 है। अगर n टेंड्स टू इनफिनिटी लेने पे ये टर्म कहाँ जाएगी? 0 पे। फाइन, तो मतलब 0 पे जाने का मतलब है व्हाट एवर एप्सिलॉन यू चूज, एप्सिलॉन मोर देन 0 लेते हैं हमेशा, याद है, वी चूज एप्सिलॉन मोर देन 0। सो व्हाट एवर एप्सिलॉन यू विल चूज, यू विल हैव सम टर्म, क्योंकि n टेंड्स इनफिनिटी राउंड, तो कुछ टर्म मुझे ऐसा मिलेगा जिसके बाद इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से कम आ जाएगी। तो ये कहने का मतलब इसके जो टर्म से बहुत क्लोज आने लगे, है ना। सो ये हालांकि इंप्लाई करेगा ये कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये हमने एस्टैब्लिश नहीं किया है, तो ये फिर से प्रूव किया जा सकता है इसको यूज करके कि ये एक्चुअली, चलो मैं प्रूव कर देता हूं। तो मैं अगर क्वेश्चन लिखा था, इसमें अगर मैं एक ऑप्शन और लिखता, मान लो F ऑप्शन बनाता, सी व्हाट आई एम ट्राइंग, तो हमने कई सारे क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं ना, जैसे D तक लिखा है। अगर मैं इसी में और ऑप्शंस बनाता हूं, सो लेट मी राइट, मैं क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी बनाया जा सकता है। सो इसी में अगर और ऑप्शंस बनाता, सपोज, सो लेट मी राइट सम मोर ऑप्शंस। अगर मैं यहाँ लिखता ABCD E होता an माइनस an प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n माइनस 1, तो ये ट्रू होता।
इफ होता मेरा an इज कॉची सीक्वेंस, यहाँ मैं बहुत सारे ऑप्शन बना रहा हूँ, एग्जाम में में से कोई 4 होगा, है ना। सो कॉची सीक्वेंस, अब मुझे चेक करना है कॉची है कि नहीं है, ठीक। चलो अभी पहले इस पे बात करते हैं, फिर अगला ऑप्शन बनाएंगे। सो ये कॉची सीक्वेंस है कि नहीं, मुझे ये डिसाइड करना है। तो अगेन आगे कुछ थ्योरम्स आएंगे। हाँ जी बताओ ज्योति, कुछ बता रहे हो आप, कॉची होगा कि नहीं? होगा सर, क्योंकि कन्वर्जेंट है। हाँ वो तो हम पहले बता दिए कन्वर्जेंट है, लेकिन मैं कॉसी प्रूव करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो कॉसी तो होना ही है, लेकिन यस मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करता हूँ डेफिनेशन से इसका। तो देखो सिंपली कॉसी के लिए मुझे क्या दिखाना होता है, an माइनस am। तो इसका क्या मतलब है, an माइनस am का क्या मतलब है जरा समझो। जैसे कोई नेचुरल नंबर लाइन पे है 1 2 3, तो आगे कहीं m आया होगा और इसके आगे कहीं n आया होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ m है, यहाँ n है, ये नेचुरल नंबर्स, मैं जस्ट नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूँ। सो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि an माइनस am का क्या मतलब, an प्लस 1 माइनस an, इफ आई राइट इट लाइक दिस, तो आगे मुझे क्या करना पड़ेगा अब, एक्चुअली बात ना, इस बीच के टर्म को मैं इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। सी व्हाट आई वांट टू इन्वॉल्व द टर्म बिटवीन देम एक्चुअली। सो जैसे an है, an प्लस 1 को मैं am तक इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। सो आई वांट टू इन्वॉल्व दिस टर्म्स। सो व्हाट कैन आई राइट, सी माइनस an प्लस 1 प्लस an प्लस 2, इन दिस वे आई वॉन्ट टू राइट ना। हाँ मैं इन टर्म्स को इन्वॉल्व कैसे करूंगा, सो टिल जो भी एक्स्ट्रा टर्म लिख रहा हूं उसी को माइनस में करना है, ठीक है ना। सो नाउ इट इज फाइन, ओके देख लो एक बारी, हमने ये ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, सो इन दैट वे वी जस्ट, इसी को रीराइट तो वैसे कर दो, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं देखो। सो ऑन यू राइट लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस एंड एट द एंड यू विल हैव, सो कितना होगा am माइनस 1 माइनस am। सो फाइनली ये होगा, देखो कहने का मतलब ये है कि दिस विल बी लेस देन इक्वल टू an प्लस 1 माइनस an प्लस 2 माइनस an प्लस 1 एंड सो ऑन एट लास्ट am माइनस 1 माइनस am। चलो ये भी ठीक है एक तरीका, हालांकि पहले बोला था वो भी ठीक है, मैं उधर से स्टार्ट कर रहा था, अभी हमने n साइड से स्टार्ट किया। सो n प्लस 1 n प्लस 2 को कहाँ तक ले गया, m तक ले गया मैं। सो ये आएगा एक्चुअली। अब ये है an प्लस 1 माइनस an, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये था an प्लस 1 माइनस an, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, सी हियर क्या लिख सकता हूं, 1/2 सो ये आपके पास है, हाँ n नहीं, आपको देखना टर्म्स क्या है, an प्लस 1 an है, वो सेम ही है, बस वो टर्म इंटरचेंज है। यहाँ an प्लस 2 n प्लस 1 है, सो यहाँ लार्जर n प्लस 1 था, सो छोटा वाला n है एंड देन n माइनस 1 आया, सो n प्लस 2 n प्लस 1, तो यहाँ n आएगा 1/2 की पावर n, इस तरीके से चलता रहेगा n प्लस 1 अब 2, यहाँ पे क्या होगा am, यस यस यस, एक्चुअली यही मैं प्रूफ करना चाह रहा था, तो प्रूफ इज लिटिल बिट टेक, क्योंकि कन्वर्जेंट है तो कॉची होगा ही, बट कॉची प्रूफ करना चाह रहा हूं मैं। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्चुअली, ये कितना कम होगा, 2 की पावर m माइनस 1 छोटा है तो m माइनस 1 m माइनस 2 हो जाएगा एक्चुअली। हाँ तो चेक, अब इसका सम निकाल लो, सो कैन यू फाइंड द सम, कॉमन रेशियो क्या है सर, कॉमन रेशियो इसका हाफ है ना। सो एक्चुअली फाइनली मैं कुछ भी हो मैं बता देता हूं जस्ट कि ये जो आएगा इट विल बी लेस देन व्हाटएवर इट विल कम, सो इट विल बी लेस देन 1/2 की पावर
n-2 इस तरीके से आ जाएगा कुछ। और यहाँ बताने का क्या मतलब है, सो यहाँ बताने का ये मेरा मतलब था जस्ट कि am माइनस an दिस क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू दिस। व्हेन यू टेक n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसका क्या होगा, जब तुम n टेंड्स टू इंफिनिटी लोगे तो ये टर्म कहाँ चली जाएगी, 0 पे। तो इसका ये मतलब हुआ एक्चुअली कि लाइक देखो यहाँ से भी सिंपल था, हम बोल सकते थे दिस इज कॉची सीक्वेंस यहाँ से, क्योंकि ये टर्म्स बहुत क्लोज आ रहा है ना, n टेंड्स टू 0 पे जा रही है, तो दीस आर टर्म्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो ऑब्वियसली दे आर कॉची सीक्वेंस। बट उसको भी पढ़ाया नहीं मैंने, तो अभी मैं ये यूज कर रहा हूँ जस्ट। आगे मैं यही थ्योरम बताऊंगा, इसी से प्रूव हो जाएगा, ठीक है, या उस वाले से प्रूव हो जाएगा। सो अभी मैं ये दिखाना चाह रहा था, दिस टर्म इज लेस देन दैट, एंड वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर n वेरी लार्ज। सो n वेरी लार्ज लोगे तो वो 0 पे चली जाएगी, 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। सो यू कैन डायरेक्टली से कि मैं ये फाइनली ये दिखाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे कि दिस सीक्वेंस इज अ क्वासी सीक्वेंस बाय डेफिनेशन, बिकॉज जो 1/2n-2 है दिस इज टेंस टू 0, मतलब लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, कहने का मतलब ये है टेंस टू 0 एज n टेंस टू इंफिनिटी। सो टेंस टू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। सो कॉसी सीक्वेंस हो गया, कॉसी है तो कन्वर्जेंट भी होगा, सो n इज कन्वर्जेंट आल्सो, और कॉसी है तो कन्वर्जेंट भी है। और अगर कन्वर्जेंट है सो व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स सब सीक्वेंसेस, सेम लिमिट पे होता है उसका सब सीक्वेंस। यस, सो कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी सारी सब सीक्वेंसेस कन्वर्ज करेंगी और सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेंगी। तो एक तुम्हारे पास जो सीक्वेंस था कुछ ऐसा था, सो नाउ यू कलेक्ट ऑड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। तो ऑड टर्म्स क्या क्या थे, इफ यू सी a1 क्या था तुम्हारा 1, a3 क्या आया था, a5 क्या था, 13/8। बट एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा तुम्हें ना, सो पैटर्न इज व्हाट, नीचे तो 2 और n+1 है। सो 1 3/2, 3/2 को तुम क्या लिख सकते हो, 1 + 1/2, 3/2 क्या था तुम्हारा 1 + 1/2 ना। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा, ये आया होगा, चेक करो, यस, एक्चुअली ये आ रहा है ना, इस तरीके से। सो इट विल फॉलो दिस थिंग, तुम्हारा जो इस तरह से है। सो कहने का मतलब फाइनली क्या मिला तुम्हें, सो 5 कहां तक गई, 5 गई थी 3 तक, एक मिनट तुम्हें चेक करना पड़ेगा। सो a3 इज 1, a5 कहां तक जाएगी, 13 नहीं यहाँ ये a5 तुम चेक करो क्या आएगी, तुम्हारा ये आएगी यहाँ तक, a7 कहां तक आएगी, ये यहाँ तक जाएगी, चेक करो तुम, दो दो टर्म का व्हाट इज a5, a5 चेक करो एक बार, 1 + 1/2 135, एक्चुअली ये और टर्म्स आएंगे, इवन नहीं आएगा भाई। सो देखो यहाँ से आएगा 1 + 1/2, फिर आएगा 1 + 1/2 + 1/2 क्यूब, ये इवन टर्म्स नहीं आएगा, सो यू चेक। सो फाइनली मुझे लग रहा है 1 + 1/2 1/2 क्यूब 1/2⁵ हो जाएगी, इस तरह के टर्म्स आएंगे यहाँ पे। सो यहाँ ऐसा चलेगा। चलो फाइनली कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जो ऑड टर्म वाले सीक्वेंस है वो कुछ इस रूल को फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली, a2n+1 जो है ये कुछ ऐसा है, 1 + 2 + 2⁵, 2⁵, एंड इस तरह चल रहा है कहां तक, 1/2⁵2n-1 तक, ये आएगा एक्चुअली तुम्हारे जो टर्म्स हैं। अब इसका सम तो निकाला जा सकता है ना,
Yes, sir. व्हाट इज सम, ज्योमेट्रिक वो लगाना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ मैं यूज क्या कर रहा हूँ, ऑल सब सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट। सो ऑल सब सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट, यहाँ ये यूज करना चाह रहा हूँ मैं कि जितने सब सीक्वेंसेस हैं वो कन्वर्जेंट होंगे। तो मैं ऑड टर्म वाला सीक्वेंस कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये फॉलो करेगा। तो ये तुम्हारे पास, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाओ, क्या आता है, तो ये आएगा 1 + 2/3 1 - 4/n, इस फॉर्म में तुम लिख पाओगे। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो इस पे, तो क्या आंसर आएगा, सो यू अप्लाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आ गया 5/3। और चूंकि सब सीक्वेंस, चूंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, सो ऑल सब सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट एंड दे विल कन्वर्ज टू द सेम लिमिट ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, a n भी होगी वो भी 5/3 ही होगी, क्योंकि उसके सब सीक्वेंस जहां कन्वर्ज कर रहे हैं उस लिमिट वही कन्वर्ज करेगी। तो इसमें एक्चुअली टाइम बहुत ज्यादा लगा दिया मैंने, हालांकि करना क्या था, प्रूफ इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बस एक था ये कि पहले हमें ये चेक करना है कि टर्म्स सीक्वेंस बाउंडेड है, शुरू में देख लिया हमने। फिर हमने देखा कि मोनोटोन तो है नहीं, ओके। फिर हमने क्या किया, इसमें एक्चुअली हमने ये चेक किया कि कॉची सीक्वेंस है कि नहीं है। सो शुरू में ही दिख गया था n - जो गैप है 1/2 की पावर n-1 है, तो वहां से भी तुम बोल सकते हो ये कॉची सीक्वेंस, क्योंकि n लार्ज होगा सो गैप बहुत कम हो गया। सो ऑल टर्म्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो वो कॉची हो जाएगी सिंपली, तो वो कन्वर्जेंट भी हो गई। अगर कॉची है तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो उसकी सारी सब सीक्वेंसेस कन्वर्ज करेंगी। सो हमने क्या कलेक्ट किया, जो ऑड टर्म्स वाले हैं, इफ यू कलेक्ट दो टर्म्स, सो वो इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे एक्चुअली। तो वहां तुम चेक करो, तुम एवरेज लोगे, सो इट विल बी लाइक दिस। इसको चेक करना मुश्किल नहीं है, a1 1 था, a2 2 था, तो a3 था हाफ इंटू 1 + 2, इससे आया, देखो इससे तुम चेक करो। सो इससे आया 1 + 1/2। a5 जो है क्या था, हाफ इंटू कितना था, a4 + a3। तो टर्म्स तुम सारे निकालते जाओ तो वैल्यू तुम देखोगे, बस पुट कर दो वैल्यू इसकी, सो यू विल फाइंड वन ऑर्डर। तो ऑर्डर ये मिलेगा तुम्हें, यू विल फाइंड दिस, वैल्यू पुट कर लो, a1 पता है, a2 पता है, a3 निकालो, फिर a4 बीच में निकाल लो, हालांकि a5 कुछ टर्म्स निकालो, देन यू विल फाइंड वन पैटर्न। तो जो ऑड टर्म्स है वो इस ऑर्डर में, इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे जो ऑड है। सो हमने देखा कि एक सबसीक्वेंस जो है, क्योंकि ऑल सबसीक्वेंस विल कन्वर्ज, सो दिस सबसीक्वेंस विल आल्सो कन्वर्ज। तो ये इसका सम निकाल लिया हमने, इसका a2n + 1 का, ये ऑड टर्म वाले सीक्वेंस है, जनरल टर्म है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई 5/3, इसका मतलब है ये सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है 5/3 पे। तो चूंकि ऑल सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और सीक्वेंस खुद कन्वर्जेंट है, तो ऑल सब सीक्वेंस विल कन्वर्ज टू द सेम लिमिट। तो वही लिमिट जो इस सब सीक्वेंस की है वही लिमिट उस सीक्वेंस की होगी। तो फाइनली यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि 5/3। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया है ना, तो लिमिट 5/3 आ गई। सर अगर एग्जाम में इसका सीधा लिमिट निकालने के लिए आता तो भी हम इसी रूट से जाते? नहीं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो ये यहाँ मैंने बहुत टाइम किल किया, मैंने यहाँ पे ये प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं एग्जाम में, इसका क्या रिलेवेंस है एग्जाम में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये यहाँ मैंने बहुत टाइम किल किया ना। सो आप अगर यहाँ तक पहुंच रहे हो, जस्ट व्हेन यू टेक n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस गोज टू 0, this goes to 0 as n tends to infinity, and this sufficiently say कि terms are very close to each other। ये मतलब हुआ ना कि जो terms है next term के बहुत close हैं, that is the meaning of Cauchy sequence actually। Yes, nice. हाँ, so Cauchy यहीं से प्रूफ हो गया। Cauchy हो गया तो कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि थ्योरम कहता है, और कन्वर्जेंट है तो सीधा सीधा हम सब सीक्वेंस की लिमिट निकाल लेंगे और वहां से लिमिट आ गई सीक्वेंस की। तो ये करने की जरूरत नहीं है। केवल लिमिट निकालने के लिए आया है, सपोज हाँ। टाइप में आया है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, ये लिमिट निकालो इसकी, तो हमें इसी रूट से जाना पड़ता है या फिर we should have thought of any other method? नहीं, तो सीधा हम स्टार्ट करेंगे। लेट में अगर मुझे सिर्फ लिमिट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखो a1 1 है, a2 2 है, आई विल फाइंड a3, a3 इज हाफ a1 + a2, सो दिस विल गिव यू व्हाट, हाफ + 1, यही ना। a4 हाफ a2 + a3, so a2 is 2, a3 is 1/2 + 1, right? So from here you just apply half, so half + 1/2
कितना हो जाएगा, चेक वंस, मैंने वो हाफ छोड़ दिया ना, एक बार चेक कर लो ना, ए हाफ a1 प्लस a2, फिर a4 इज a3 प्लस a2 फाइन। सो ये हमारे पास ऐसा आएगा 1/4 प्लस 1 प्लस 1/4 प्लस 1/2। सो इसको अरेंज करना चाहिए मुझे। 2 plus 3/2 into half. 2 प्लस 3/2 into half. हाँ वही 3/2 यही है, मैं साथ में लिख रहा हूँ एक साथ, मैं उसको अलग लिख रहा, पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि जस्ट आई वांट टू नोट द पैटर्न, ठीक है। सो a5 तुम्हारे पास क्या है, हाफ इनटू a4 प्लस a3, सो 1/2 प्लस 1 एंड प्लस में ये वाली चीज आ जाएगी 1 प्लस 1/4 प्लस 1/2। चेक, मैं बस एक पैटर्न नोटिस करना चाह रहा हूँ, पैटर्न क्या है, जाएगा 1 प्लस 1/2 1 हो जाएंगे, तो वो आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 क्यूब, 1/8। हाँ। सो यही पैटर्न नोट करने को मैं कह रहा था, देखो ये हो गया, फर्स्ट टर्म इज 1, a क्यूब इज दिस, a5 you note this, when you find a7 you will have 1 plus 1/2 1/2 cube plus 1/25, this a9 you find you will have, so you are getting one pattern here, so limits के लिए इतना ही करना काफी, if you just want to find the limit you can just do this thing, so वो वाली थ्योरम लगेगी जो सबसीक्वेंस की जो लिमिट है वही सीक्वेंस की लिमिट होती तो है। वो तो चेक करने के लिए यहाँ से लिमिट्स मिल जाएगी, अगर ऑप्शन सिर्फ लिमिट्स हैं तो आप लिमिट्स सीधा पुट कर दो या लगा दो, क्योंकि अगर लिमिट्स पूछा गया इसका मतलब एग्जिस्ट तो कर ही रही है, तो मुझे एग्जिस्टेंस क्यों चेक करना है, अगर कहीं पूछा है लिमिट क्या है तो मतलब वो एग्जिस्ट कर ही रही है ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप में वही क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर न्यूमेरिकल कोई नंबर आएंगे, हाँ तो उसमें डायरेक्टली हम ये निकाल सकते हैं, तो 1/2 क्यूब 1/25 1/27 यहाँ तक आएगा एंड सो ऑन। तो सिमिलरली वी डिसाइडेड कि a2n प्लस 1 जो आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 क्यूब 1/25 1/27 डॉट डॉट 1/2n minus 1 1/2 की पावर 2n minus 1, so when you take limit n tends to infinity here, so this you got 5/3 and that is the limit of the sequence actually, so ये है। अच्छा इवन टर्म से भी ट्राई कर सकते थे, we must, हमने ऑड टर्म कलेक्ट किए, we can collect even terms also if you find the pattern, so pattern देखना पड़ेगा, so is there any pattern in even terms है ना, we can see, so उसके लिए कुछ टर्म्स फाइंड करके देखने पड़ेंगे, a2 a4 a6 उससे भी सोच सकते हैं, so यहाँ हमने टर्म्स में पैटर्न देखे, then we thought okay this is this, we can find the sum using gp and gp से sum निकाल के n tends to infinity लगा दो, एक्चुअली ऐसे भी तुम जब लिमिट लगा रहे थे n टेंस टू इंफिनिटी, सो इट इज लाइक सम निकालने की जरूरत नहीं, 1 प्लस यहाँ 1/2 है 1/2 क्यूब है 1/25 है 1/27 है डॉट डॉट डॉट, सो इट इज लाइक 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस r, यही ना, सो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2 अपॉन 3/4, सो ये आ गया 1 प्लस कितना आ गया यहाँ से 2/3 5/3, ऐसे भी कर सकते हैं, सम निकालने की जरूरत नहीं है, जब n को इन्फिनिटी ले लिया, सो हियर दीज आर इन जीपी एक्चुअली, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ जीपी, जीपी ऑफ इनफिनाइट टर्म, दिस इज अ पार्ट ऑफ जीपी इनफिनाइट टर्म जीपी, इससे भी हो जाएगा है ना, सो डायरेक्टली बिना सम निकाले भी काम हो जाता, सो व्हेन यू राइट जस्ट है ना, तो फाइनली ये कंक्लूजन है इसका, सो लिमिट निकालना थोड़े से टेडियस टास्क है यहाँ पे ना, सो व्हाट आई एम सेइंग कि 1/2n minus 3 तक जाएगी, कहीं तक जाए क्या ही फर्क पड़ता है, सो एक ये जब n को आपने इंफिनिटी ले लिया, सो दिस टर्म विल
मूव ऑन है ना, वो 0 तक चली जाएगी। इनको इन्फिनिटी रख देंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगी। तो जस्ट यू हैव टू राइट दिस, ये हो गया। एंड देन यू फाइंड द जीपी ऑफ इनफाइनाइट टर्म a अपॉन 1 माइनस r लगा लो, हो गया। अच्छा इस टाइप कुछ और क्वेश्चंस करते हैं तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि टाइम है, खत्म कर दिया मैंने। सो इसमें और भी रिजल्ट है, इसमें काफी टाइम दे दिया हमने। अच्छा लेकिन वो पहला क्वेश्चन भी तो था, सो अभी और देखेंगे तो इजी रहेगा। ठीक है, ओके। एनीवे सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? सो इसमें काफ़ी टाइम लगाया हमने समझने में। ठीक है, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे आपको। सो एक कॉसी सीक्वेंस भी है और लिमिट इसके 5/3 है ना। इसी में मान लो अगर ऐसा भी लगा देता कि an इज डाइवर्जेंट, मान लो ऐसे ही कुछ भी ऑप्शन दे सकता है एग्जाम में। सो आपको कनेक्ट करना है बस उसके एक दूसरे के साथ, है ना, इस तरीके से। सो आज हम कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाए क्योंकि शुरू में एक डाउट में काफ़ी टाइम लगा दिया, एंड उसके बाद हमने फिर कॉसी सीक्वेंस क्या है देखा, फिर उसमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे काफ़ी टाइम दिया, लेकिन इसमें आप बहुत कुछ समझ आया होगा। सो इसको यूज़ करेंगे भी नेक्स्ट क्लास में। तो टाइम कोशिश करेंगे कम टाइम में करें, लेकिन पहले समझाने में थोड़ा प्रूफ को टाइम लगा। एनीवे सो आज चलो यही स्टॉप करते हैं, टाइम भी हो गया। नेक्स्ट टाइम इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। सो अभी हम लोगों ने क्या करें, कॉसी सीक्वेंस देखा हमने, इसी में कुछ क्वेश्चंस अभी और प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि सीक्वेंस खत्म, जो टॉपिक्स थे आपके उसमें वो थ्योरी हो ही गया सीक्वेंस का ऑलमोस्ट, लेकिन मैं एक और कुछ थ्योरम्स और डिस्कस करूंगा इस पे, फिर हम इसको खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो सीक्वेंस ओवर हो जाएगी, फिर सीरीज है, सीक्वेंस सीरीज हालांकि रिलेटेड है, तो सीरीज की बात करेंगे, फिर सीरीज पे सीक्वेंस के भी वो होंगे, रिलेशन होगा, तो सीक्वेंस के कुछ कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे सीरीज में। सो उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, प्रोबेबिलिटी के लिए वीके रोयादगी की बुक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बाय वीके रोयादगी एंड सलाह, दो ऑथर है। नहीं, मैं लिख देता हूँ, इट इज वीके रोहतगी और AKMD सलाह, ये दो, एक बुक ये हो गई। दूसरी बुक कुछ इजी सा लेना है, बहुत आसान सी, तो यू कैन सी वन इज बुक बाय प्रसन्ना साहू, आई थिंक साहू ये स्पेलिंग है, चेक करना आप कौन सा है। हाँ, प्रसन्ना साहू की बुक, ये बहुत इजी बुक है। ठीक है, सो हाँ प्रोबेबिलिटी का जो पहला वाला जी, प्रॉब्लम के लिए ये बुक अच्छी है, गुप्ता एंड कपूर की प्रॉब्लम के लिए, बेसिक समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये थोड़े हायर लेवल की बुक है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ जनरली। हाँ ओके, तीसरा ये है गुप्ता एंड कपूर। हाँ, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय गुप्ता कपूर, FMS। सो इस बुक का हेडिंग है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ये अच्छी बुक है, ये बहुत रिकमेंडेड बुक है, स्टैट्स की एक बाइबल टाइप की। इसमें पूरा स्टैट्स आपका है, किसी भी एंट्रेंस के लिए किसी भी लेवल में पढ़ रहे हो तो ये सब है इसमें। सो इस टाइप का है, इसमें ऑर्डर में नहीं है सब कुछ, तो यू हैव टू सर्च योरसेल्फ कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सिलेबस में है नहीं है। प्रॉब्लम्स बहुत है इसमें सॉल्व करने के लिए। ओके, सर इस पीडीएफ शेयर किया है, आई गेस मैंने डाउनलोड किया था आपका ड्राइव से, तीनों का है क्या? आई एम नॉट श्योर कि है क्या पीडीएफ इन बुक्स का पीडीएफ। हाँ, बुक्स का पीडीएफ है, आप देखना उसमें ड्राइव में बहुत सारे बुक्स वाले फोल्डर्स हैं, आप जाना, इन सब का पीडीएफ मिल जाएगा, इन सब का पीडीएफ है, तीनों का पीडीएफ है। नहीं मिले तो बताना, ग्रुप में कोई भेज देगा, ठीक है। श्योर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू, बाय सर, बाय, गुड नाइट। तो